हेलो गाइस। स्प्रिंग बूट के अंदर आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाए, उसके बारे में थ्योरी देखी, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी ली। तो आते हैं एडवांस कंसेप्ट पर। इमिडिएटली हम रेस्ट एपीआईज पर फोकस करने से थोड़ा सा पीछे आकर स्प्रिंग के कोर कंसेप्ट को ध्यान देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग के कोर कंसेप्ट पता होना भी जरूरी है कि किस तरह से कोर कंसेप्ट कौन से है, उनको किस तरह से यूज किया जाए। तो कोर कंसेप्ट को मैं स्टार्ट करने से पहले हम पीपीटी यूज कर लेता हूँ। कोर फंडामेंटल्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने पीपीटी आपके लिए बना के रखी है। सो चलो चेक कर लेते हैं। स्प्रिंग कोर फंडामेंटल्स। इसके अंदर आज जो आप सीखने वाले हो वो है बीन्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायर्ड एंड कंपोनेंट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स आप बिल्ड कर सकते हो, और उन कंपोनेंट्स को किस तरह से स्प्रिंग अपने आप इनिशियलाइज करके या फिर अपने आप उसको यूज करता है। तो बस हमें उसको डायरेक्टली बिजनेस लॉजिक कोड पर फोकस करना होता है। तो क्या होता है एग्जैक्टली किस तरह से वर्क होती है इंटरनली, वो किस तरह से क्रिएट करता है, स्प्रिंग कंटेनर किस तरह से बिहेव करते हैं, ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय प्रैक्टिकल। देख लेते हैं व्हाट इज स्प्रिंग कोर। कौन से स्प्रिंग कोर कंसेप्ट है। द आईओसी कंटेनर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर इसे बोला जाता है। स्प्रिंग कोर इंट्रोड्यूस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको यहाँ पर देखने को प्रॉब्लम ना है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर वेयर द फ्रेमवर्क मैनेजेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ साइकिल इंस्टेड ऑफ यूर कोड। यानी कोड मैनेज नहीं करेगा, ये सब कुछ मैनेज करेगा स्प्रिंग। The IOC container act as a factory that creates, configures and assembles the objects called beans. यानी जो बीन्स होते हैं वो उन्हें क्रिएट, असेंबल एंड यूज करने का यानी कॉन्फ़िगर करने का काम भी स्प्रिंग आईओसी कंटेनर ही करेगा। This design pattern reduces tight coupling between the classes and makes your application more modular and testable and maintainable. इससे क्या होता है कि टाइट कपलिंग, व्हाट्स मीन बाय टाइट कपलिंग। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट बना देते हो, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर टाइट कपलिंग बन जाती है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट आप खुद से करवा रहे हो स्प्रिंग के अंदर। मगर स्प्रिंग क्या कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको क्रिएट करके दे देता हूँ, बस मुझे बताना है कि आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये सीन रहेगा यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर के अंदर। तो व्हाई एंटरप्राइज चूज स्प्रिंग, यानी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए स्प्रिंग को ही क्यों चूज किया जाता है। तो एलिमिनेट्स बॉयलर प्लेट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कोड, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का काम कम हो गया। सिंप्लीफाइज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट अक्रॉस द लार्ज कोड बेस, यानी जितने भी आप डिपेंडेंसी या फिर लाइब्रेरीज कहोगे वो यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे, यानी बस उसे बता देना है, वो खुद इनिशियलाइज करके वर्जन के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर लेगा। प्रोवाइड कंसिस्टेंट आर्किटेक्चर पैटर्न, यानी यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग वाला पैटर्न नहीं मिलेगा जिस तरह से सर्वलेट के अंदर मिलता है। अगर किसी को स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता है तो उसे पता होगा कि कितना कंफ्यूजिंग पार्ट है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाला। इनेबल्स इजी टेस्टिंग विथ मॉक ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है बट डायरेक्टली इजी टेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर टेस्टर वाले पर्सन को भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आएगी। एक बार उसने टेस्ट कर लिया तो दूसरे एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को स्विच किया उन्होंने। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मान लेता है आयुर्वेदा, एंड देन उन्होंने स्विच किया आयुर्वेदा टू नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उसने आयुर्वेदा पर अगर टेस्टिंग कर दी है तो कॉस्मेटिक पर ऊपर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली वो चेक कर लेगा। तो स्केल्स एफर्टलेस फ्रॉम स्मॉल एप्स टू एंटरप्राइज सिस्टम, यानी स्मॉल एप्लीकेशन तो आप इमीडिएटली बड़ी एप्लीकेशन पर भी स्विच कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बीन्स, यानी यहाँ पर बीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्रिंग के अंदर, कि बीन्स आपको पता होनी चाहिए कि बीन्स हाउ टू क्रिएट बीन्स।
बेसिकली पहले एक्सएमएल को यूज करके बीन्स को क्रिएट किया जाता था और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर को प्रोवाइड किया जाता था कि बाबा ये देखो ये मेरा बीन है, इसको तू ऑब्जेक्ट बना के रख, मैं उसको यूज करूंगा। बट अब वो पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट के अंदर आप डायरेक्टली बीन्स बना सकते हो, बस उसे बताना है एनोटेशन के द्वारा पर। So a bean is a simple a Java object managed by Spring IOC container. यानी बीन सिंपल जावा ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट ही है, बट मैनेज कौन कर रहा है? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विथ न्यू कीवर्ड, अगर आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे, तो अगर किसी को जावा पता है, ऑब्वियसली जावा पता है इसलिए आप स्प्रिंग बूट देख रहे हो, तो जावा के अंदर जो न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि हिप मेमोरी के अंदर अलोकेट होता है। तो ये वाला पार्ट वो रिजॉल्व कर लेगा एंड वो खुद एक स्प्रिंग कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बना देता है और उसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं। स्प्रिंग क्रिएट्स एंड मैनेज देम फॉर यू, आपके लिए वो सब कुछ करेगा, बस आपको बिजनेस पर फोकस करना है। व्हाट क्वालिफाइज एज अ बीन? सर्विस क्लासेस, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट यानी उसे डाओ भी बोला जाता है, and controllers and configuration classes typically become beans in a Spring application। ये सब beans बन जाता है Spring application के अंदर। Defining the beans, use at the rate component to class to let a Spring auto detect it, or use at the rate bean inside a configuration class for a manual definition। अब यहाँ पर हम यानी स्प्रिंग बूट के अंदर एट द रेट बीन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है। तो वो किस तरह से हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं। किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है स्प्रिंग कंटेनर के अंदर और उसे किस तरह से यूज किया जाता है, एंड देन आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट वाला यानी कंपोनेंट स्कैनिंग इन एक्शन, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। अब तक जितना भी हमने थ्योरी वाला पार्ट देखा उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। स्प्रिंग कंटेन यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह से होती है स्प्रिंग कंटेनर्स के अंदर और उसे किस तरह से हम यूज करते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, और ये एक डेमो एप्लीकेशन हमने प्रीवियसली बना के रखा था, उसी के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। डेमो एप्लीकेशन, ये हमारा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलरेडी मेन मेथड अवेलेबल है, तो आप इसको प्लीज डिलीट मत करना है, गलती से भी नहीं। और अब हमें यहाँ पर एक एंटिटी बनानी है, एक क्लास, एक मॉडल बनाना है। किसी का भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर वटएवर। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का बना लेता हूँ आपको सिंप्लीफाइज बताने के लिए। राइट क्लिक ऑन दिस बेस पैकेज, create a new class, but you give the name of package instead of com.example, तो आप com.example.entity करूंगा यहाँ पर entity। तो entity जो है ये एक नया पैकेज से बन के रेडी हो जाएगा, बट बेस पैकेज को फॉलो करना मत भूलना, com.example.entity। ओके, बेस पैकेज को अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पर जब आप कॉन्फ़िगर करेगा तो वो बेस पैकेज को कॉन्फ़िगर करेगा, यानी क्लास पाथ को ही कॉन्फ़िगर करेगा। ये कंफ्यूजन ना हो। आपको यहाँ पर com डॉट एग्जाम्पल जो भी आपका बेस पैकेज रहेगा उसको लेकर ही आपको नेक्स्ट पैकेज क्रिएट करना है। एंड देन अगर आप com डॉट एंटिटी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पर बेस पैकेज को फॉलो करना कंपलसरी है। एंड देन मैं यहाँ पर बना देता हूँ एज अ स्टूडेंट। ओके, एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सॉरी क्लास क्रिएट किया, और स्टूडेंट क्लास के अंदर एक दो एंटिटीज, दो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्राइवेट, ऑब्वियसली प्राइवेट कीवर्ड को ही यूज करूंगा क्योंकि मैं उसी क्लास के अंदर एक्सेस देना चाहूंगा, किसी और क्लास के अंदर एक्सेस नहीं देना चाहूंगा। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, std underscore name, okay, and then private string marks, मार्क्स के लिए मैं डबल यूज करूंगा, डबल marks, and then private string um,
एसटीडी, सॉरी, मार्क्स हो जाने के बाद नेम हो गया। आप यहाँ पर आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, बहुत कुछ प्रॉपर्टीज ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर एक एड्रेस ले लेता हूँ। एड्रेस समथिंग, ओके। एड्रेस मैंने ले लिया, तो यहाँ पर आपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यूज किया है, तो यहाँ पर एक्सेसर एंड म्यूटेटर को बनाना मत भूलना। सो एक्सेसर एंड म्यूटेटर को बनाने के लिए एक शॉर्टकट आता है जिसे सबको पता होना जरूरी है। सो राइट क्लिक ऑन द पेज एंड गो टू द source and then select generate getter and setter. सो इस पार्ट को यूज करना है, सिलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट। अब ये गेटर एंड सेटर को क्रिएट करके यहाँ पर आपको दे देगा। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है आपका टू स्ट्रिंग बनाने वाला पार्ट, वो भी आप यहाँ पर बना लोगे। ठीक है, सो टू स्ट्रिंग भी यहाँ पर बनकर रेडी है, सब कुछ यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो यूज करते हैं, पहले मैं उससे दिखाता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करने का, बेनिफिट और उसका ड्रॉबैक क्या है। एंड देन न्यू स्प्रिंग कंटेनर के आईओसी कंटेनर को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जावा की तरह, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली। सो स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इस तरह से हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब यहाँ पर नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो स्टूडेंट को मुझे सेट करना होगा, स्टूडेंट डॉट सेट एड्रेस मार्क्स वट जो भी है मुझे उसको सेट करना पड़ेगा। सो मैं स्टूडेंट नेम को सेट करना चाहूंगा, बेसिकली हम यहाँ पर ले लेते हैं हिनाटा एंड देन स्टूडेंट डॉट सेट एड्रेस, या फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया, देन स्टूडेंट मार्क्स अवेलेबल है, सेट मार्क्स, और मार्क्स देना चाहूंगा 98%। एंड देन स्टूडेंट डॉट सेट एड्रेस, सो एड्रेस आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, वट एवर जो भी है, ABC, इस तरह से दे देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पर देने के बाद सिस आउट करके हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सिस आउट के अंदर ही कॉल करोगे तो वो टू स्ट्रिंग को कॉल कर लेता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड उसके अंदर ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा जो कि हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोच है। सो राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पर करूंगा, बट हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करूंगे। ये इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करना, इट्स अ गुड वे टू रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो अब यहाँ पर हमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन किया है, तो यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा, हाय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, मगर यहाँ पर मैंने एक जो मेन मेथड है उसको डिपेंडेंट बना दिया किसी और के ऊपर। तो मुझे इस तरह से नहीं करना है, तो ये वाला पार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन जो है, ये जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है ना, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्लास स्प्रिंग एप्लीकेशन। बट अगर आप फिर से यहाँ पर जाके रन मेथड को ओपन करूंगा, तो आप देख सकते हो रन मेथड बिलोंग कर रहा है पब्लिक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ये इसको ठीक से देखूंगा रन को, तो आप देखोगे ये कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसे ओपन करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर देखोगे इंटरफेस है पब्लिक interface which is a configurable application context and extend कर रहा है किसको, एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट को, यानी इसने एक्सटेंड किया है एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट। सो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट क्या है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट इज नथिंग बट टू, आप स्प्रिंग को बता, यानी स्प्रिंग के अंदर आप अगर कंटेनर बनाना चाहते हो तो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट को ही यूज करना पड़ेगा, यानी स्प्रिंग खुद का एक कंटेनर बना के दे देगा जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज करना चाहूंगा।
सो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट को अगर ये कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट को भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट इज अ पेरेंट एंड कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट इज अ चाइल्ड। सो चाइल्ड के भी प्रॉपर्टीज और पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगे, तो आप कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट को यूज कर सकते हो। सो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद, एंड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट कॉन्फ़िगरेबल को इसके अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको arg.springframework.contest से यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। सो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट नेम, रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम इससे प्रोवाइड कर देता हूँ। बस इतना ही पार्ट है। सो ये हाइड ईयर को निकाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट करने के बाद आई डोंट वांट टू प्रिंट और एग्जीक्यूट द डेटा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो आप अगर न्यू कीवर्ड को यूज किए बिना अगर करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग की हेल्प लेकर करना चाहते हो, तो स्प्रिंग का बेनिफिट क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पर कॉन्टेस्ट को बोलूंगा, यानी मेरे पास अब कंटेनर है, उसके अंदर बोलूंगा गेट बीन, इट्स अ मेथड गेट बीन। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर अवेलेबल हो चुका है, उस कंटेनर के अंदर एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए भी स्पेस अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहूंगा। सो गेट बीन आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, गेट बीन, बस उसको एक स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड करना है। अब ये स्ट्रिंग नेम कौन सा टाइप का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डीकैपिटलाइज्ड क्लास नेम होना चाहिए, डीकैपिटलाइज्ड क्लास नेम। सो डीकैपिटलाइज्ड यानी स्टूडेंट। अब क्लास नेम जब आप यूज करते हो तो कैपिटल एस से स्टार्ट किया जाता है। तो कैपिटल एस यानी तो कैपिटल लेटर को डीकैपिटलाइज यानी स्टूडेंट आप नॉर्मल वे में लिखोगे। सो इसको स्टोर करूंगा। यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज नहीं किया गया है, मैं स्प्रिंग कंटेनर से उठा रहा हूँ कि बाबा मुझे एक ऑब्जेक्ट दे, कौन सा, स्टूडेंट लगा। तो यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट, उसे स्टोर करूंगा स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट के अंदर, ओ सॉरी, उसे स्टोर करूंगा STD, वट एवर नाम आप कुछ भी दे सकते हो। बट अगर आप स्टूडेंट को स्टूडेंट के अंदर स्टोर करोगे बीन, ये यहाँ पर अगर आप एरर ठीक से देखो, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट, यानी ऑब्जेक्ट इट्स अ पेरेंट, सबको पता है जावा जिसने भी पढ़ी पढ़ी है। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंड किया जाता है। तो यहाँ पर एवरी क्लास एक्सटेंड विद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इट्स अ पेरेंट, तो वो रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट के अंदर, बट आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो स्टूडेंट के अंदर, तो मेक श्योर ये किसी को एरर दे सकता है या फिर किसी को नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करूंगा इसे स्टूडेंट के अंदर। सो मैं इसको बोल दूंगा कि बाबा मुझे स्टूडेंट के अंदर कन्वर्ट करके दे दे, बस इतना ही। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ STD को डायरेक्टली प्रिंट। बट STD को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, सारा कुछ डेटा नल मुझे देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर STD को यूज करके डॉट सेट कर सकता हूँ, सेट स्टूडेंट नेम, वट एवर जो भी आप नाम देना चाहते हो, मैं यहाँ पर देना चाहूंगा सासुके, ओके। एंड देन सासुके नाम देने के बाद मैं STD डॉट सेट एड्रेस करना चाहूंगा, एड्रेस सेट कर लेता है XYZ, वट एवर जो भी एड्रेस आप देना चाहते हो। STD डॉट सेट मार्क्स देना चाहूंगा, और 99 मार्क्स में से प्रोवाइड करूंगा, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। अब मैं जैसे ही रन एज जावा एप्लीकेशन किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आउटपुट के अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, ये एरर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने एरर्स को देखोगे, जितने एरर सॉल्व करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर एरर आपको देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन इन अ थ्रेड मेन r.springframework.beans.factory, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, यानी उसे बीन नहीं मिल रही, कौन सी, नो बीन नेम्ड स्टूडेंट अवेलेबल, यानी मेरे पास मेरे जो कंटेनर है उसके अंदर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, और तू मुझे ऑब्जेक्ट बना के दे बोल रहा है, और उसका ऑब्जेक्ट दू कहाँ से, और ऊपर से तू उसे सेट भी कर रहा है। तो पहले ही लाइन के अंदर वो बोलेगा कि मेरे पास इस स्टूडेंट नेम का ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर अवेलेबल नहीं है और तू उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि बाबा मेरे पास क्लास अवेलेबल है,
तो इसका ऑब्जेक्ट बना दे। और स्प्रिंग को बताने के लिए बस यहाँ पर क्लास के ऊपर आपको क्या बोलना है, एट द रेट कंपोनेंट। एट द रेट कंपोनेंट बिलोंग्स करा org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टेरियोटाइप्स है। तो जैसे ही आप एट द रेट कंपोनेंट बोलोगे तो ये स्प्रिंग को इनिशियलाइज हो जाएगा कि बाबा मुझे इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। सो जैसे ही आप कंट्रोल एस टू सेव कर दोगे और इसको राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करूंगा फिर से वंस अगेन, तो आप यहाँ पर आप देखोगे तो आउटपुट नजर आएगा, आपने जो भी डेटा को सेट किया है। हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज नहीं किया है, विदाउट न्यू कीवर्ड अपने वैल्यूज यहाँ पर सेट किए और उसे एग्जीक्यूट भी किया है। तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने कॉन्टेस्ट डॉट गेट बीन करके यहाँ पर डेटा लिया, आप मल्टीपल डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर फिर से क्या कर लेता हूँ कि स्टूडेंट वन यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूंगा, std1 ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ। सो मैं उस std1 के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करूंगा विदाउट सेटिंग दी वैल्यूज। अब राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप यहाँ पर मैं फिर से करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे सेम ऑब्जेक्ट प्रिंट यहाँ पर मिला। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, तो वो आपके जब तक प्रोजेक्ट रनिंग में है तब तक वो उसकी वैल्यूज को होल्ड करके रखेगा, जब तक वो रनिंग में रहेगा तब तक। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर बस फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर वैल्यूज को सेट किया है, सेकेंड टाइम हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। हमने बस उसे बोला है कि गेट बीन, मुझे एक बीन दे दे जिससे मैं इसको यहाँ पर यूज कर पाऊँ। तो इसका स्कोप होता है। तो ये स्कोप अब डिपेंड करता है, तो बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप एंड उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अब सिंगलटन और प्रोटोटाइप ये स्कोप अवेलेबल है। सिंगलटन यानी एक ही बार आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम दोगे एंड देन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब उसको कॉल करोगे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर स्कोप अवेलेबल होता है। तो ये स्कोप क्या है बेसिकली, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बेसिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टर मुझे यहाँ पर करना है, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर यूज करूंगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सिस आउट प्रिंट करूंगा। दिस इज ए स्टूडेंट क्लास। मैंने जस्ट यहाँ पर ये दिस इज ए स्टूडेंट क्लास बोला और मैं यहाँ पर रीलॉन्च ऑप्शन है उसे रीलॉन्च कर दूंगा। तो ये बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट को ही रन करेगा एंड देन मुझे आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर लॉन्च किया तो इसने देखो कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल नहीं किया था, ये खुद उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। बट मैंने प्रिंट करने से पहले जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसी टाइम पर, तो यहाँ पर दिस इज ए स्टूडेंट क्लास ये यहाँ पर आपको देखने को मिला। बट ये कब कॉल होता है, तो अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट को क्लोज कर लेता हूँ और ये पार्ट भी क्लोज कर लेते यानी कमेंट आउट करूंगा एंड देन वंस अगेन रिलॉन्च कर लेता हूं। और मैंने जैसे ही रिलॉन्च किया तो यहाँ पर आप देखो मैंने उसके ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया, ना ही मैंने उसे बोला गेट बीन करने के लिए। बट अगर आप एट द रेट कंपोनेंट लगा देते हो तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, खुद से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम स्टार्ट कर लेता है और स्प्रिंग कंटेनर के अंदर आईओसी खुद काम करेगा और स्प्रिंग कंटेनर के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखेगा। मगर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उस टाइम पर वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड देन इसने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। हमने उसे ना गेट बीन करने के लिए बोला ना कुछ, उसको डायरेक्टली बस एट द रेट कंपोनेंट लगाया है। बट बेसिकली आपको एट द रेट कंपोनेंट लगाना होगा। अगर आप एट द रेट कंपोनेंट लगाओगे तो ही स्प्रिंग कंटेनर यानी आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज करेगा कि बाबा इसका मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करना है। तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा दिस इज स्टूडेंट क्लास बोलकर। अब यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। बट
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका स्कोप बाय डिफॉल्ट क्या है, प्रोटोटाइप है। तो आप इसके स्कोप को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्कोप को चेंज करना चाहूंगा, @scope, यहाँ पर @scope एनोटेशन है which is belongs to org.springframework.contest.annotation से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर स्कोप को मैं बोलूंगा कि वो तू बाय बाय डिफॉल्ट वो प्रोटोटाइप है। अगर मैं प्रोटोटाइप यूज करूंगा तो बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप है। तो अब मैं फिर से रिलॉन्च करूंगा, तो यहाँ पर उसने कॉल किया। ओके, तो बट यहाँ पर उसने प्रिंट किया क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा इसे सिंगलटन। तो बेसिकली सिंगलटन अगर मैं जैसे ही बोल देता हूँ और रीलॉन्च करूंगा, तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को प्रिंट होते हुए देखोगे। सो sorry to say guys, it is a singleton by default and then prototype when you assign the scope. So prototype करने से क्या करेगा, every request पर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और सिंगलटन से बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट करेगा। इसका मीनिंग अलग होता है। तो सिंगलटन का मीनिंग होता है एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एंड प्रोटोटाइप से एवरी रिक्वेस्ट पर वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट सिंगलटन मिला। अब यहाँ पर सिंगलटन से ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो एक ही बार क्रिएट करेगा एंड देन उसे यूज करेगा। मैं अनकमेंट आउट करके फिर से प्रिंट कर लेता हूँ, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो जो भी मैंने वैल्यू सेट की थी वो वैल्यू यहाँ पर आपके नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने वैल्यू किया। तो प्रोटोटाइप करने से क्या होता है, तो प्रोटोटाइप अगर मैं कर लेता हूँ तो एवरी रिक्वेस्ट, यानी जब भी आप उसे बीन्स मुझे चाहिए ये बोलोगे, तो उस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा। तो एवरी रिक्वेस्ट पर करेगा, तो यहाँ पर आप वैल्यू नजर आएगी आपको नल, यानी प्रीवियसली यहाँ पर वैल्यू नजर आ रही थी बट यहाँ पर आपको वैल्यू नजर नहीं आएगी। एवरी रिक्वेस्ट पर वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम। फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंटेनर के अंदर, और देन जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज करने का काम खत्म हो गया, स्प्रिंग कंटेनर से उसने निकाल दिया। एंड देन फिर से उसने क्या किया कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई तो गेट बिन करने का काम किया, एंड देन उसने वैल्यू दे दी। तो ये एवरी रिक्वेस्ट पर करेगा प्रोटोटाइप के लिए। और सिंगलटन यानी बाय डिफॉल्ट सिंगलटन, जिसे एक ही बार वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेगा। सो आप ये याद रखने की जैसे चीज नहीं है, आप प्रैक्टिकली ये कर पाओगे। बट ये पार्ट हम स्प्रिंग बूट के अंदर यूज नहीं करते हैं। बट ये आपको पता होना जरूरी है, क्या है कंपोनेंट, क्या है स्कोप, क्वालिफायर्स क्या होता है, ऑटोवाइड क्या होता है, ये सब कुछ पार्ट इसके अंदर रहेगा। तो हमने कंपोनेंट्स के बारे में देखा कि कंपोनेंट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर उसे किस तरह से यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम स्प्रिंग कंटेनर को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के अंदर अवेलेबल है, और उसे आपको बस प्रो यानी @कंपोनेंट बताना ही जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। सो वो क्लास पाथ के कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, कंपोनेंट स्कैन यूज करने की जरूरत नहीं है, और @bean भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ पार्ट वो खुद कर लेगा, आपको एक भी पार्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो ये बेसिकली पावर ऑफ अ स्प्रिंग बूट है। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने यूज किया विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड को यूज नहीं किया, ना ही हमने हीप मेमोरी को ज्यादा वहां पर लोड देने की कोशिश की है। ये स्प्रिंग कंटेनर खुद काम कर लेता है। तो चलो, इस वीडियो के अंदर इतना ही बस काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी रह गए ऑटो वायर्ड क्वालिफायर्स, उनको किस तरह से यूज किया जाए वो वाला पार्ट हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये वाला पार्ट भी आपके लिए आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।